नया रजिस्टर मेंटेन कर लीजिएगा। और अगर हम बात करेंगे तो लगभग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर डेफिनेटली प्रीलिम्स और मेंस में एग्जाम से क्वेश्चन पूछने की भूमिका रहती है। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता है पॉलिटी में, वो 3 तरीके का रहता है। देखिएगा मेरे साथ एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना। एक पॉइंट हमेशा याद रख लीजिएगा, वो फैक्ट बेस रहता है। राइट? कौन सा? फैक्ट बेस। समझाऊंगा इसके बारे में भी, जिसको हम लोग तथ्य कह सकते हैं। एक हमारे पास कंसेप्ट बेस रहता है। देखिएगा कंसेप्ट बेस रहता है। और एक अगर बात करेंगे यहां पर एप्लीकेशन बेस रहता है। एप्लीकेशन बेस रहता है। ठीक है? यहां से 3 तरह के प्रश्न अगर मैं एक ही साथ कनेक्ट कर लूं आपस में, तो आपको समझ में आएगा कि हमें पॉलिटी को कैसे पढ़ना चाहिए। अगर मैं पूछूंगा कि आर्टिकल 74 के 1 में क्या है, तो आप यहां बता पाएंगे कि यहां पर आधार दे रखा है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए हमारे पास क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। इसका मतलब अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद यानी कह सकते हैं जो काउंसलिंग है उसकी स्थापना की जाएगी, तो यहां पर क्वेश्चन क्या बना कि राष्ट्रपति को परामर्श के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। देखिएगा क्लियर? ये क्या फैक्ट है, आर्टिकल 74। आई थिंक यू कैन से आंसर, मतलब आप आराम से कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बोलेंगे सर? अगर मैं यही क्वेश्चन कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बोलेगा? एक मंत्री परिषद होती है, एक मंत्रिमंडल होता है ना? तो लिखेगा मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। दिखेगा क्या बना है, ये कंसेप्ट बना है। और यदि इसी क्वेश्चन को मैं एक पॉइंट में और कन्वर्ट कर दूं कि मंत्रिमंडल चक्र के अंदर भीतर चक्र है। देखिएगा अगर मैं इसी में बोल दूं कि मंत्रिमंडल चक्र के भीतर एक चक्र है। देखिएगा यानी आप लोकसभा का चयन करते हैं, वहां पे मंत्रिमंडल परिषद का और एक मंत्रिमंडल का, तो यानी चक्र के अंदर क्या हुआ, चक्र हुआ। यानी एक ही लहजे को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करना। क्वेश्चन है स्टैंडर्ड किसका, पॉलिटी का। तो जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं, वहां पर अगर आप फैक्ट भी रेडी कर लेंगे, कंसेप्ट भी रेडी कर लेंगे, एप्लीकेशन भी रेडी कर लेंगे, तो आपको समस्या को सामना नहीं करना पड़ेगा। सहमत है? अब एक पॉइंट और निकल के यहां से आता है सर, कि हमारे पास 2 वर्ड हमें दिखाई देते हैं। देखिएगा बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते होंगे कि सर हमें क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है या हमें देखा जाए एग्जाम्पल बेस पॉलिटी पढ़नी है। हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को एक मान लेते हैं, वाई? लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग है। देखिएगा संविधान क्या है, देखिएगा बताने का प्रयास करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और दूसरा एक वर्ड है जिसको हम लोग पॉलिटी कहते हैं, हिंदी में कहा जाए तो इसको राज व्यवस्था कह सकते हैं। देखिएगा और यहां से कहा जाए तो इसको संविधान कहते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, देखिएगा संविधान के पॉलिटी के नाम पर संविधान पढ़ते हैं। देखिएगा पॉलिटी के नाम पर संविधान पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखो, बताओ भाई। लिखा होगा हर किसी क्लास में पॉलिटी पढ़ेंगे, लेकिन क्या आर्टिकल 3 में क्या लिखा है? ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है भाई। तो अगर मैं कहूंगा कि अगर पूछूं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल ऑफ बुक है। देखिएगा यानी कह सकते हैं कानून का दस्तावेज है। देखिएगा कैसे कानून का? जहां हम जो रह रहे हैं किस देश में, उसे सार्वजनिक जीवन कह सकते हैं। यानी जो सार्वजनिक जीवन है, देखिएगा जो हमारा सबका जीवन है, सार्वजनिक जीवन, उसका संचालन हो सके। बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, ऐसे आएगा। देखो जैसे अगर आपके देश में पॉलिटी है, राजनीति कैसे चलाई जाएगी, चुनाव कितने वर्षों में होगा, किसका चयन कैसे किया जाएगा, तो राजनीति कैसे चलेगी, इसके नियम है। देखिए इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है इसके नियम को लेकर। देखिएगा ऐसे अगर हम लोग देखेंगे हमारे पास जो इकोनॉमी है, जीएसटी कैसे लेके आएंगे, यानी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ये क्या है, इसके नियम है। देखिएगा आपके पास समाज कैसे चलेगा, ये समाज के नियम है। देखिएगा
हमारे अलावा हमारे देश में शिक्षा कैसे होगी, प्रशासन कैसे होगा, आईएएस कैसे बनेंगे, पीसीएस कैसे बनेंगे, तो यानी ये क्या है, नियम है देखिएगा, कौन कौन से कार्य करेंगे, यानी शिक्षा कैसी व्यवस्था होगी, ये क्या है, ये संचालन करने के लिए हमने किताब बना दी। तो आपके दिमाग में पॉइंट पूरा होगा, जिस व्यवस्था पर देश का शासन चलता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो व्यवस्था लिखित भी हो सकती है, व्यवस्था अलिखित भी हो सकती है। तो यानी आप कह सकते हैं वर्ड में, ये क्या कानून की किताब है जो देश का क्या चलाएगी, देश का शासन चलाएगी। अब आपके दिमाग में बहुत मजा आ जाएगा कि डिफरेंस समझ पाएंगे पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस बात से आप सहमत हुए तो एक बार कमेंट कर दो, बोलेंगे सर यस। अगर हम बात करें पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का अप्लाइड पार्ट है, यानी एप्लीकेशन पार्ट है। देखिएगा एप्लीकेशन यानी कह सकते हैं कि यहाँ एग्जाम्पल बेस पे अनुप्रयोग या व्यवहारिक पार्ट है ना, क्या है, बिहेवियरल पार्ट है, व्यवहारिक पार्ट है। जैसे एग्जाम्पल समझो, यहां पर क्या होगा, यहां पर संविधान का व्यवहार यूज किया जाएगा। बोलेंगे कैसे सर, बताओ ना हमको। तो लिखेंगे ये क्या है, इस संविधान का व्यवहारिक अंदाज है। देखिएगा संविधान का व्यवहार, देखिएगा तो यहां इस संविधान को कौन रूल फॉलो करता है, बोलेंगे सर हमारे पास संसद है। तो संसद क्या है, बोलेंगे संसद एक कानून बनाएगी, किसको फॉलो कराने के लिए, एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए। तो यहां पर दोनों चीजें आपके सामने यहां निकल के आ जाएंगी कि सर ये संविधान का व्यवहारिक रूप को फॉलो कराने के लिए हमारे पास संसद है, तो संसद के कानून होंगे। देखिएगा हमारे पास न्यायालय है, तो न्यायालय के अपने कानून होंगे। देखिएगा न्यायालय के कानून, तो यानी एग्जाम्पल बेस पे हमारे पास यहाँ पर न्यायालय के जो निर्णय है वो क्या होंगे, संविधान के फॉलो करने के लिए किए जाएंगे। सर ये थोड़ा समझ में मजा नहीं आ रहा, जैसे मैं समझाता हूँ इसको एक सिंपल वे में। देखिएगा जैसे आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, अगर आपने इसको देखा होगा तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिएगा ये पॉलिटी है, आप इसको एग्जाम्पल से ले लीजिएगा, देखिए समझ पाएंगे। अगर आर्टिकल 17 की हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो आर्टिकल 17 में क्या है, देखो अनटचेबिलिटी है, दुनिया जानती है। तो अनटचेबिलिटी मतलब अस्पष्टता का अंत है। देखिएगा अनटचेबिलिटी के बारे में बता रखा है, लेकिन अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन अनटचेबिलिटी कोई करेगा क्या, उसको यहां पर दंड देने का प्रावधान है, दंड कितना दिया जाएगा इतना इसका प्रावधान है, दंड किस आधार पर दिया जाएगा ये आधार प्रावधान है, दंड कौन देगा क्या इसका प्रावधान है, बोलेंगे नहीं, ये क्या है, रूल दे दिया गया कि हाँ अनटचेबिलिटी नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन ये सारे काम कौन करेगा, ये सारे काम कौन करेंगे, बोलेंगे न्यायालय करेगा। तो न्यायालय जब यहां पर करेगा तो न्यायालय किस आधार पर करेगा, तो न्यायालय निर्णय करेगा इसका। तो न्यायालय जब निर्णय करेगा तो वहां न्यायालय के पास अपने एक्ट हैं, और एक्ट क्या है, आपने देखा होगा हम लोगों ने अस्पष्टता निवारण अधिनियम लेके आते हैं 1955 में। देखिएगा तो अस्पष्टता निवारण अधिनियम क्यों लेके आते हैं, अस्पष्टता अनटचेबिलिटी जो हमारे पास निवारण अधिनियम है उसे हम यहां पर लेके आते हैं 1955 में। देखिएगा अब ये 1955 में जो लेके आते हैं ये क्या है, यानी जो जजेस के पास आप जाओगे कि साहब इस आदमी ने मेरे साथ ऐसी व्यवहार करा है, इस आधार पर इसको दंड दिया जाए, तो जो जज है तो दंड किस आधार पर देगा, इस आधार पर, कितना देगा इस आधार पर, कब देगा इस आधार पर, जबकि इसको 1976 में हम लोगों ने नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट बता दिया गया। तो आपके दिमाग में बन रहा होगा इसी का नाम हमने 1976 में नागरिक अस्पष्टता के रूप में नागरिक संरक्षण एक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। तो यानी क्या हुआ, आर्टिकल 17 का अप्लाइड पार्ट कहां फॉलो हो रहा है, न्यायालय के साथ। तो आप ये दो बातें समझने का प्रयास करिएगा कि हमें पॉलिटी को फैक्ट कंसेप्ट एप्लीकेशन पार्ट सहित पढ़ना है, और पॉलिटी को क्या करना है, हमें कंसेप्ट के साथ यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में पॉलिटी को भी इंटरलिंक करते हुए चलना है। देखिएगा इसीलिए हमने क्या कर दी, हमने बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना कर दी। तो न्यायालय भी क्या है, एक संस्था है। देखिएगा तो न्यायालय भी क्या है, हमारी एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। हमने पार्लियामेंट की स्थापना कर दी, संसद के कानून बनेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन की स्थापना कर दी, इलेक्शन कमीशन के रूल बनाएगा। अब यूसीसी जो है, जो हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है, देखिएगा यानी कह सकते हैं हमारे पास यूसीसी है, या हमारे पास आचार संहिता है। देखिएगा आदर्श आचार संहिता कौन फॉलो करेगा, ये पॉलिटी फॉलो करती है। कब लगाई जाएगी, कैसे लगाई जाएगी, संविधान में उल्लेख नहीं है इसका, लेकिन चुनाव कराएंगे ये उल्लेख है 324 में। तो अब आपके माइंड में एक पूरा मैकअप हो चुका होगा कि सर ये एक आधार है जिसको हमें क्या प्रकार से पढ़ना चाहिए।
तो संविधान को हम लोगों ने एक भाग में नहीं बांटा गया, संविधान को हमने डिफरेंट डिफरेंट एरिया में बांटा गया। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, संविधान एक बहुत बड़ी चीज है, ये रहा संविधान देखें, लेकिन संविधान के सबसे निचले स्तर पर जाएंगे तो क्या है यहाँ पर, बोलेंगे सर सबसे पहले हमने यहाँ पर उपखंड डाल दिए गए। उपखंड के बाद जैसे ही हम कहानी को आगे बढ़ेंगे तो उपखंड के बाद हम लोगों ने यहाँ पर खंड डाल दिया गया। खंड के बाद जैसे ही कहानी और थोड़ी बढ़ा के लेके आएंगे तो खंड के बाद हम लोगों ने क्या डाल दिए, अध्याय डाल दिए गए। अध्याय के बाद थोड़ा सा कहानी और बढ़ाई जाए तो हमने क्या डाल दिया, अनुच्छेद डाल दिए गए, है ना। तो यहां पर अनुच्छेद डाल दिया गया, और अनुच्छेद के बाद सबसे क्या हो गया, भाग हो गया। तो संविधान को हम लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट पर इस प्रकार से रेडी किया गया है, जिसे उपखंड क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, है ना, सब क्लोज क्या होते हैं, पार्ट क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, इन सब का समायोजन हमने किस में कर दिया गया, उस संविधान के दस्तावेज में, जिससे कि हमने संविधान को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया गया। राइट। तो हम यहाँ पर संविधान का निर्वाचन हमने एक रूप में नहीं करा है, आर्टिकल के रूप में करा है, भाग के रूप में करा है, अध्याय के रूप में करा है, क्लोज के रूप में करा है, सब क्लोज के रूप में करा है, देखिएगा। इसीलिए हमने क्या करा, पॉलिटी को फॉलो करने के लिए हमने संस्थाओं की स्थापना करी। इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है ना, एनएचआरसी है, एसएचआरसी है। संस्थाओं की स्थापना क्यों फॉलो करी, संस्थाओं की स्थापना हम लोगों ने इसलिए करी जिससे कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटी के सापेक्ष में उसको फॉलो करा सके। अब एक वर्ड यहीं से निकलता है कि जो संस्थाओं की स्थापना हम लोगों ने करी है, देखिएगा ये वाली, ये संस्थाओं की स्थापना, ये संसद क्या है, एक संस्था है, न्यायालय क्या है, संस्था है। यहीं से कहानी स्टार्टिंग होती है हमारी, हम आगे बढ़ते हैं तो एक वर्ड निकल के आता है कि जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं क्या होती हैं। एक एक चीज को कंपाइल करते हुए चलेंगे, मेंस प्रीलिम्स दोनों चीजें साथ में क्या हो जाएंगे, ऐसे आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे। देखिएगा पॉलिटी को नए अंदाज में पढ़ाया जाएगा और नए तरीके से आप 20 25 30 लेक्चर में हम इसे कवर कर लेंगे। मेरा मानना है 15 जनवरी के आसपास तक हम इन जो पहले लेक्चर में चल रहा है, इसमें चल रहा है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। जिन्होंने पढ़ा रिविजन हो जाएगा उनका, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका अच्छे से रेडी हो जाएगा। राइट, नए नोट्स बनाते चले, नई चीजों को कंपाइल करते हुए चलिए। राइट, अब सबके दिमाग में वर्ड आता है संस्थाओं का, देखिएगा इंस्टीट्यूशन का, देखिएगा इंस्टीट्यूशन, देखिएगा अगर इंस्टीट्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिएगा तो यहाँ पर ये सबसे खतरनाक है। यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है 2017 में, 2018 में, 2024 में। देखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक है, कौन सी संस्था असंवैधानिक है। देखिएगा ये बेसिक बेसिक पहले समझ लें और फिर हम लोग तब बात करेंगे आगे चीजों को रन करने का। अब आपके दिमाग में बन रहा है कि जो संस्थाएं होती हैं वो एक प्रकार की तो नहीं होती हैं, बोलेंगे सर एक होता है संवैधानिक संस्थाएं। देखिएगा जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। देखिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास संस्थाएं कह सकते हैं। एक संस्थाएं होती हैं, देखिएगा हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं, यू कैन से असंवैधानिक संस्थाएं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, असंवैधानिक संस्थाएं। एक लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं, एक लैंग्वेज में लिख रहा हूं, इसलिए याद रख लीजिएगा, संस्थाएं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। देखिएगा कंसेप्ट क्लियर है तो सब चीजें समाहित हो जाएंगी, याद करना। देखिएगा और ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिएगा इंस्टीट्यूशन, ये समझ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद हमारे पास होती है यहाँ पर, देखिएगा गैर संवैधानिक। देखिएगा गैर संवैधानिक संस्थाएं कह सकते हैं, जिसको इलीगल के नाम से हम लोग इलीगल कह सकते हैं। इनको हमने कई भागों में बांट रखा है, समझना बड़े प्यार से। एक संस्थाएं होती हैं साविधिक, जिसको हम लोग स्टेटरी बॉडी कहते हैं। देखिएगा इसको साविधिक या कानूनी भी कह सकते हैं। देखिएगा कानूनी यानी स्टेटरी बॉडीज जिसे हम लोग कह सकते हैं। देखिएगा और एक संस्थाएं होती हैं, देखिएगा कार्यकारी निकाय, जिसको एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कह सकते हैं। देखिएगा उसके बाद जाएंगे तो हमारे पास अन्य, जिसको प्रशासनिक बॉडी के नाम से भी जान सकते हैं, लिख लीजिएगा अन्य संस्थाएं, ये अन्य निकाय।
जैसे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाएं भी हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखते होंगे अपने पास एडीएम एपीओ जितने भी संस्थाएं हैं एक अलग प्रकार की हो सकती हैं। अब देखो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, तो आधे क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूशन आराम से बन जाएंगे। इसको बहुत सिंपल वर्डों में समझाना चाहूँ तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाएं वो हैं, अगर एक ही वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूंगा, जिनका उल्लेख कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में उल्लेख है, संविधान में उल्लेख है। देखिएगा एक्सप्लेन इन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, जैसे आर्टिकल 280 देखिएगा, है ना वित्त आयोग। आर्टिकल 324 है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन संस्था है। 338 है, 338 ए है देखिएगा। तो यहाँ 338 यानी कह सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देख लेंगे 338 में क्या है, एससी इंस्टीट्यूशन है। 338 अगर हम एक ही बात करेंगे तो एसटी इंस्टीट्यूशन है देखिएगा। यानी कुल मिला के संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जो संविधान में उनका उल्लेख होता है देखिएगा, राइट। तो अगर आपके दिमाग में कोई पूछ रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन कैसी संस्था है, तो आई थिंक यू कैन से इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। बट अगर हम ये इसकी पॉइंट को यहाँ पर देखने का प्रयास करें, देखिएगा असंबद्ध संस्थाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये उन संस्थाओं को कहते हैं जो संविधान के आदर्शों को आइडियोलॉजी के खिलाफ होती हैं। इन संस्थाओं का संविधान का ही विरोध करना हमेशा, देखिएगा तो एक वर्ड में बोला जाए कि असंबद्ध संस्थाएं वो हैं जो संविधान के विरुद्ध होती हैं। ये संविधान के जो आदर्श हैं, देखिए आइडियोलॉजी है, देखिएगा उस आदर्श के क्या है, विरुद्ध हैं। देखिएगा देश चाहता है संविधान में, देश में संविधान चाहता है कि देश में समानता पैदा हो, लेकिन कुछ खालिस्तानी है, कुछ अन्य ऐसे टेररिस्ट वगैरह हैं। देखिएगा उन संस्थाओं का उद्देश्य क्या है कि हमारे हक की लड़ाइयों के लिए हमारे ही कार्य किया जाए। तो जो खालिस्तानी तंत्र हैं ये देश में है और संविधान होते ही ना समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ऐसी संस्थाएं जो इंडिया में स्टैब्लिश हैं वो इलीगल तरीके से संविधान का विरोध करती हैं। देखिएगा ऐसी संस्थाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, असंवैधानिक संस्थाएं कह सकते हैं। ये आतंकवादी संस्थाएं भी हो सकती हैं, ये बाकी जितनी टेररिस्ट कंपनियां हैं वो भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कार्य कर रही है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट डू यू मीन ऑफ द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, तो आई थिंक यू कैन से ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो संविधान के आदर्शों के, संविधान समानता पैदा करने की बात करता है, समानता स्वतंत्रता की बात करता है, समानता एकता की बात, संविधान एकता की बात करता है, लेकिन ये विरुद्ध काम करती है। दो क्लियर हो गया पॉइंट। अगर हम तीसरी संस्था की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपके दिमाग में निकल के आ जाएगा कि सर जो सांविधिक संस्थाएं होती हैं, स्टेटरी बॉडी क्या होती हैं। देखो ये वो संस्थाएं होती हैं कि संविधान के माध्यम से इनको बनाया जाता है, लगा लीजिएगा, यानी संविधान, ये संविधान के आदर्शों पे कार्य करती हैं, संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं करती हैं। अगर एक वर्ड में बोला जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कह सकते हैं कि संविधान के आदर्श पे कार्य करती हैं, संविधान की थीम पर कार्य करती हैं। देखिएगा संविधान के आदर्श पर कार्य करती हैं, संविधान की थीम पर कार्य करती हैं, लेकिन बनाता कौन है, संविधान स्रोत है यहाँ, लेकिन संविधान नहीं बनाता इनको, इनको संसद बनाती है, इनको विधायिका बनाती है। तो यानी इनको कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। देखिएगा इनको विधायिका बनाएगी, विधायिका का मतलब स्टेट राज्य की भी हो सकती है, तो लेजिस्लेचर बनाएगी इसको। जैसे आपके साथ देखे होंगे हमने एनएचआरसी की स्थापना कर रखी है, हमने एसएचआरसी की स्थापना कर रखी है, हमने सीबीसी की स्थापना कर रखी है, हमने एनडब्ल्यूसी की स्थापना कर रखी है, नेशनल वुमेन कमीशन की। ये क्या है, ये हमारी स्टेटरी बॉडी है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी संस्थाओं को, जैसे एग्जाम्पल बेस पे एनएचआरसी है, एसएचआरसी है, सीबीसी है, सीडब्ल्यूसी है, वुमेन मतलब कमीशन ऑफ वुमेन, सेंट्रल वुमेन कमीशन जिसे हम लोग कह सकते हैं, कैसी संस्था है। देखिएगा बोलेंगे ये हमारी एक प्रकार से कह सकते हैं स्टेटरी बॉडी है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई बताइएगा नेशनल वुमेन कमीशन जो है या राष्ट्रीय महिला आयोग कैसा कमीशन है, स्टेटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं है, कहीं किसी आर्टिकल में निहित नहीं है। जब ये आर्टिकल निहित हो जाएगी ये क्या बन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाएगी। अब ये बात क्लियर हुई आपकी, मुझे लगता है कि ये पॉइंट क्लियर होगा। अब अगला पॉइंट आता है आपके सामने यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल कार्यकारी निकाय। देखिएगा अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए एग्जीक्यूटिव कार्यकारी निकाय वो होते हैं जो कहीं ना कहीं आदेश के माध्यम से, संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति या किसी अन्य आदेश के माध्यम से इन संस्थाओं की स्थापना करते हैं। यानी कुल मिला के एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं जहां आदेश आदेशानुसार, ऑर्डर के अनुसार इनकी स्थापना की जाती है।
और वो स्थापना जैसे राष्ट्रपति कर सकता है देखिएगा, या राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल भी कर सकता है। यानी एक प्रकार से कहा जाए, जिस ऐसी संस्था को जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पर स्थापना करती है, एग्जीक्यूटिव स्थापना करती है देखिएगा, ऐसी संस्थाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। ये कौन करती है, लेजिस्लेचर बॉडी करती है। ये कौन करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे एग्जाम्पल बेस पे अगर बोलूंगा, एग्जाम्पल नीति आयोग देखिएगा, तो नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है, अन्य संस्थाएं जैसे प्रशासनिक संस्थाएं हैं, ये तो वो संस्थाएं हैं जो हमारे यूनियन के अनुकूल कार्य करती हैं। जैसे मान लीजिएगा आप आईएएस पीसीएस बनेंगे, तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा, एक संस्था बन जाएगी, है ना। तो मेरा मानना ये है, अगर आपने देखा होगा कि ये क्या है, बोलेंगे सर ये इंस्टीट्यूशन का पार्ट है पूरा। यानी एग्जाम्पल बेस पे अगर हम ये देखें, तो आपके साथ पैरामीटर पर यहां निकलता है कि संस्थाएं संवैधानिक हैं, असंवैधानिक हैं, गैर संवैधानिक हैं। संवैधानिक किसे कहते हैं, असंवैधानिक किसे कहते हैं, सांविधिक निकाय किसे कह सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव निकाय किसे कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव निकाय किसे कह सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर, वाकई में पॉलिटी को हम बिल्कुल डीप डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे और सारे कंसेप्ट निकलते चले जाएंगे। अभी तो क्लासेस हमारी आगे चल रही है, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, राइट। चलें, यहां तक कोई डाउट किसी को। अब इन संस्थाओं के द्वारा, चले साहब मजा आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो यहां तक अभी हमने क्या समझा, हमने पहला पॉइंट समझा कैसे पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या अंतर है, ये समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट आता है कि हमारे पास संविधान कैसे मिलके बना हुआ है, फिर हमारे पास जो संस्थाएं जो बैठी हुई हैं क्यों बनी हुई हैं। अब पॉइंट आता है कि हमें क्या चाहिए, कानून चाहिए। तो हमें एक संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, भाई संविधान की नीड क्यों है ना। तो यहीं से कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो बनाया है, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान देखिएगा, और संविधानवाद में क्या अंतर है, ये दोनों बातें आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट निकल के यहाँ से आ जाएंगी। तो अगर हम ये देखें, तो सबसे पहला संविधान की जो नीड है क्यों है, हमें क्या चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए, यानी कहा जाए विधि का शासन चाहिए। देखिएगा विधि का शासन चाहिए, क्यों चाहिए, तो इसके पीछे रीजन है क्यों, क्योंकि यहां पर विधि सर्वोच्च होगी, सरकार सर्वोच्च नहीं होगी। तो पहला पॉइंट क्या निकल रहा है, ए पॉइंट क्या होगा, विधि सर्वोच्च। विधि सर्वोच्च, सरकार सर्वोच्च नहीं दिखेगा। अगर सरकार सर्वोच्च होगी तो फिर हमें कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जिसकी सरकार वही कानून, इसलिए हमें उसकी नीड नहीं दिखेगा। फिर दूसरा पॉइंट बी, हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हमें लिमिटेड गवर्नमेंट की स्थापना करनी है, यानी हमें क्या करना है, लिमिटेड गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना है। ये बहुत बार पूछता है कि हमें सीमित शासन की, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कम से कम 3 से 4 बार पूछा है प्रॉब्लम से, कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने का मेन पर्पस क्या है। असीमित सरकार की स्थापना नहीं करना है, लिमिटेड गवर्नमेंट की स्थापना करना है, राइट। तो सीमित शासन की स्थापना करना है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि हमें संविधान क्यों चाहिए, तो पहला पॉइंट रूल ऑफ लॉ के लिए, विधि के शासन के लिए। क्यों चाहिए विधि, तो आपके दिमाग में निकल के आएगा। अब हमें दूसरा पॉइंट, अगर हमें संविधान इसलिए भी चाहिए कि हमें कुछ चीजें सीमित करनी है, देखिएगा लिमिटेड करना, जैसे एग्जाम्पल बेस पे क्या, व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, देखिएगा। तो यहां पर सीमित क्या करना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता देखिएगा, या व्यक्ति एवं सरकार की स्वतंत्रता देखिएगा। स्वतंत्रता, अगर व्यक्ति स्वतंत्र है इसका मतलब कुछ भी करेगा, किसी को मारेगा, लेकिन जो मारेगा उसके लिए वो नहीं कर सकता, इसलिए उसको दंड दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास व्यक्ति और सरकार के अधिकार हैं, देखिएगा व्यक्ति एवं सरकार के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, देखिएगा उनको सीमित करना है। सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, व्यक्ति क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, शासन चाहिए, रूल चाहिए। तो संविधान क्यों चाहिए, पहला रूल ऑफ लॉ के लिए, दूसरा लिमिटेड चीजों को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल व्यक्ति समाज कोई भी हो सकता है, और तीसरा पॉइंट अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो जबरदस्त पॉइंट जो निकल के आएगा कि हमें रूल इसलिए भी चाहिए, संविधान इसलिए भी चाहिए, भाई क्या करना है तुमको, बोलेंगे सर यहाँ से जो करना है वो क्या करना है, शक्तियों का पृथकीकरण करना है। क्या करना है, शक्तियों का पृथकीकरण करना है।
शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि अगर शक्ति नहीं बटेगी तानाशाही बन जाएगा। शक्ति का पृथक्करण देखिएगा, सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्या है साहब? हमें विधि का शासन नहीं होगा तो शक्ति क्या हो जाएगी? केंद्रीकरण हो जाएगी। तो हमने क्या किया, अगर ये विधि का शासन नहीं है तो शक्ति क्या हो जाएगी? केंद्रीकरण हो जाएगी। देखिएगा हमें करना क्या है? विकेंद्रीकरण। देखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन करना है। इसका मतलब राज्य सरकार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार क्या कर सकती है। अगर आपको शक्ति ही नहीं पता होगी कौन कौन से किसको कौन से कार्य करने हैं, तो ये मान के चलो कि यहाँ पर विकेंद्रीकरण नहीं होगा। तो आपके दिमाग में हमने क्या बांट दिया, इस विकेंद्रीकरण में विधायिका कानून बनाएगी, लेजिस्लेचर उसको एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो कराएगी, और जुडिशरी उसको न्याय करेगी। जो न्याय कर रहा है वो कानून नहीं बना सकती है, जो कानून आना वो न्याय नहीं कर सकता है। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, शक्तियों का पथिकरण करना स्टार्टिंग कर दिया गया। तो आपके दिमाग में पैरामीटर बन रहा होगा कि व्हाई नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई थिंक यू कैन से थ्री स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें नीड चाहिए। पहला बोलेंगे सर हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें क्या करना है, विधि का शासन चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। दूसरा सीमित चाहिए, और तीसरा क्यों चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर शक्तियों का पथिकरण करना है। अगर ये मजा आया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मेंस में अगर पूछेगा तो आप इसको आराम से क्लियर करने का प्रयास कर पाएंगे। देखिएगा इसी वर्ड से आप दो वर्ड निकालते होंगे, एक संविधान होता है, एक संविधानवाद होता है। कंसेप्ट क्लियर है? एक एक क्वेश्चन निकाल पाएंगे, नहीं है तो भाई बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में बन पाया होगा कि सर हमें संविधान तो चाहिए चाहिए, तो क्या चाहिए हमें? संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। देखिएगा दूसरा इसे संविधानवाद चाहिए। देखिएगा अब आपके दिमाग में यहीं से वर्ड स्टार्टिंग हो जाएगा, संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखिएगा कोई बताएगा? कमेंट करके बताओ मुझे, देखो है कोई। एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना, हर चीज को संभालते चलेंगे कंसेप्ट के साथ में, फैक्ट के साथ में। वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाएगा तो फिर वो दो प्रकार से बनेगा। देखिएगा तो सबसे पहले अगर संविधान की हम लोग बात करें कि संविधान है क्या, तो संविधान भाई एक वर्ड में समझा लो पहले। संविधान विश्व के प्रत्येक देश में है। देखिएगा तो वर्ल्ड के यानी कह सकते हैं कि विश्व के एवरी कंट्री में संविधान है। क्यों भाई? संविधान क्या, रूल ऑफ बुक है। रूल तो हर जगह है, हर किसी कंट्री के पास, लेकिन विश्व के कुछ ही देशों में संविधान बाद है। देखिएगा आप समझेंगे इसको भी। देखिएगा तो यहां क्या हो जाएगा, विश्व के कुछ देशों में। अब आप दिमाग में ला लोगे संविधान बाद पूरे ऑल ओवर कंट्री में रहता है। यानी एक प्रकार से कहा जाए, अगर एक वर्ड में समझा दूं कि संविधान है जिस देश में, और संविधान क्या है, लोकतांत्रिक है, इसका मतलब वो देश संविधानवाद है। बहुत ही मजा आ जाएगा। यानी संविधान के साथ, संविधान के साथ जो शासन है, देखिएगा वो कैसा हो, लोकतांत्रिक हो। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, डेमोक्रेटेड हो। देखिएगा लोकतांत्रिक, इसका मतलब जनता का शासन हो। देखिएगा इसका मतलब देश को कौन चलाएगा, जनता को चलाएगी। ताकत कहाँ होगी, जनता में होगी। देखिएगा अब आपके दिमाग में पॉइंट बन रहा होगा कि हाँ जिस देश के अंदर संविधान है लेकिन उसका शासन लोकतांत्रिक है, इसका मतलब इट इज द कंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिएगा अगर उस देश में शासन है लेकिन तानाशाही है, इसका मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि है। तो संविधान तो भाई कहीं भी हो सकता है। अगर हम इस पॉइंट को देखना स्टार्टिंग करें तो यहां कह सकते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जैसे मैंने वहां लिखा है तो यहां लिख सकते हैं कि संविधान किसी भी गैर संविधान किसी भी गैर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है। देखिएगा
आप बात करें उत्तर कोरिया की, नॉर्थ कोरिया है नहीं है, बोलेंगे सर बिल्कुल रूल तो वहीं पर है, वहां पर भी है ना। तो रूल ऑफ बुक हर किसी कंट्री में रहती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन किसी किसी कंट्री में रहता है। कंसेप्ट क्लियर, कहीं से पूछ ले, यू यू आर गिव योर आंसर। अब आपके दिमाग में एक सेंटर सेट हो रहा होगा, देख लीजिएगा। यहां अगर आप समझ पा रहे हो सर वाकई में बहुत मजा आता है, एक वर्ड कमेंट कर दीजिएगा। जिस देश में नियम है देखिएगा वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री है। जिस देश में नियम के साथ जो वहां का गवर्नेंस सिस्टम है, शासन है, वो क्या है, लोकतांत्रिक है देखिएगा। किसी राजा का चयन जन्म के आधार पर ना किया जाए, वहां का देश में लोग जनता वोट डालकर चयन करे अपने शासक का। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में कहलाएगा, यानी संविधानवाद देश कहलाएगा। अब यहां पर जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप अगले पॉइंट में जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिस देश में संविधान है उसमें संविधान एक प्रकार से कह सकते हैं, संविधान हो सकता है लेकिन सर्वोच्च कौन होगा, शासक होगा, जैसे उत्तर कोरिया है, बाकी कंट्री है। तो यहां पर क्या होगा, अगर इस संविधानवाद में, संविधान में संविधान हो सकता है लेकिन इसमें सर्वोच्च कौन होगा, सुपर पावर कौन होगी, बोलेंगे सर्वोच्च यहां पर शासक कहलाएगा। तो यानी शासक की वाणी ही संविधान है, शासन शासन शासक के नियम ही संविधान है। उसे हम एक प्रकार से गैर लोकतांत्रिक देश भी कह सकते हैं। लेकिन जहां संविधान होगा, जहां संविधानवाद होगा, आप क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे सर वहां पर संविधान सर्वोच्च होगा। तो सुपर पावर क्या है, संविधान सर्वोच्च होगा। तो इंडिया लोकतांत्रिक है, संविधान सर्वोच्च है, इसका मतलब इंडिया में संविधानवाद है, कॉन्स्टिट्यूशन है देखिएगा। उत्तर कोरिया में संविधान नियम है लेकिन संविधान सर्वोच्च नहीं है। ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं है देखिएगा, है ना, आप समझ रहे हो। अब एक बात समझो बहुत मजे के साथ, अगर ऐसी कंडीशन में संविधान है तो संविधान क्या होगा, सीमित होगा, असीमित होगा। बोलेंगे यहां अगर किसी देश में संविधान है तो संविधान क्या होगा, असीमित होगा देखिएगा, अनलिमिटेड होगा देखिएगा। जो राजा की वाणी होगी वही संविधान की नियम की वाणी होगी। इधर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ शासन, वो सरकार और शासक जो भी है देखिएगा, वो क्या होगा, बोलेंगे सर यहाँ से सीमित होगा देखिएगा, लिमिटेड होगा देखिएगा। तो आई थिंक यू कैन से गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस दोनों क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, कौन कौन से काम करेंगे देखने को मिलेंगे देखिएगा। अब यहाँ पर जिस देश में संविधान संविधान है, संविधानवाद नहीं है देखिएगा, इसका मतलब जो नागरिकों की स्वतंत्रता होगी, अधिकार होंगे, क्या होंगे, बोलो, सीमित होंगे, असीमित होंगे, सीमित होंगे देखिएगा, अनुपस्थित भी हो सकते हैं देखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ सीमित होंगे। तो यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, राइट्स एंड लिबर्टी है, वो अनुपस्थित भी हो सकता है देखिएगा, अनुपस्थित भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो स्वतंत्रता है, जो यहाँ पर अधिकार हैं देखिएगा, ये क्या हो सकते हैं, देखिए उपस्थित होंगे ही होंगे देखिएगा, राइट। इसका मतलब आपके सामने एक पॉइंट निकल के आ रहा होगा कि जहां जिस देश में संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है, इसका मतलब वो लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता है। लेकिन जिस देश में संविधान है और वो देश लोकतांत्रिक है, इसका मतलब वहां संविधानवाद है। मेरी बात से सहमत समझ में आई तो एक बार कमेंट करने का प्रयास करें। यहां से कहानी को अपनी आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं। मजा आ रहा है कुछ, ये सारी चीजें एक एक करके आपस में इंटरलिंक होती चली जाएंगे। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लोकतांत्रिक देश का चयन कैसे होता है, बाकी चीजों का चयन कैसे होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ संविधान विधि सर्व संभव है लेकिन संविधान सर्वोच्च नहीं है। यहाँ संविधान विधि है और यहाँ संविधान सर्वोच्च है। ये है एक बेसिक पैटर्न जो आपको यहाँ पर समझने का प्रयास करना चाहिए देखिएगा। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ, चलें, मजा आ रहा है, यस और नो। इस प्रकार से पूरे पॉलिटी को कंपाइल कर लेंगे हम लोग, बहुत मेजर मेजर पार्ट पर देखिएगा। इस तरीके से आपको पूरी हर कंसेप्ट को रेडी करना है। अगर हम आपसे यही पूछना स्टार्टिंग कर लिया देखिएगा कि संविधानवाद में, अगर हम आपसे पूछें कि संविधानवाद में विधि सर्वोच्च होती है, हाँ विधि सर्वोच्च होगी, कानून सर्वोच्च होगा, नियम सर्वोच्च होंगे। कोई देश, कोई कोई सरकार, कोई व्यक्ति सर्वोच्च, समाज सर्वोच्च नहीं होगा देखिएगा। तो सारे कंसेप्ट यहाँ पर रेडी करते हुए चलने का एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, प्रयास करें।
चले, इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक प्रकार से कह सकते हैं इंडिया क्या है, एक फेडरलिज्म कंट्री है देखिएगा। इसलिए हमने सरकार की स्थापना करी। उस सरकार की स्थापना क्यों करी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, उस शासन को चलाने के लिए नियम चाहिए। नियम किसने दिए, संविधान ने। उस सरकार किसने दी, जनता ने देखिएगा। क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर लेंगे देखिएगा। तो यहीं से हमने क्या किया, कहानी को आगे लेके चलते हैं कि हमने सरकार की स्थापना करी। उस सरकार की स्थापना कौन करेगा, संविधान करेगा, क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सर्वोच्च है देखिएगा। वो संविधान सर्वोच्च है, संविधान इस सरकार को दो भागों में बांट देगा। कौन सा बोलेंगे सर, एक प्रकार से एक हमारे पास एकात्मक व्यवस्था है, यूनिटरी सिस्टम, और दूसरी हमारी क्या है, संघात्मक व्यवस्था देखिएगा। फेडरलिज्म सिस्टम देखिएगा। बोलेंगे सर ये क्या है, बड़ा खतरनाक वर्ड है। सरकार का चयन किसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने देखिएगा। यहीं से दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। दो तीन क्वेश्चन तो शासन व्यवस्था एक टॉपिक है, देख लीजिएगा, मेंस में प्री में भी देखिएगा। तो यहां पर एक वर्ड दिख रहा है, संघ। सरकार का मतलब यहां पर इंडिया में सरकार कैसी है, ब्रिटेन में सरकार कैसी है, जानना पड़ेगा। तो क्या किया, इसको समझो बहुत लॉजिकल कंसेप्ट में देखिएगा। एकात्मक का मतलब ये रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है देखिएगा, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी जो ताकत है, जो पावर है, वो किसको बोल दी, बोलेंगे सर यहां से सेंट्रल को दे दी देखिएगा। और सेंटर अपने हिसाब से क्या कर रहा है, अलग अलग राज्यों को, जो स्टेट हमने बांट रखे हैं, जो स्टेट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, उन स्टेट को क्या कर रहा है, पावर बांट रहा है। एग्जाम्पल बेस समझो, एक बाप है ए, इसके एक बेटा बी है, और बाकी बेटा एक प्रकार से सी है देखिएगा। तो इस बाप के दो बेटे हैं, एक तो ए बी बेटा है, एक क्या है यहाँ पर सी बेटा है। इस बाप ने बी को सारी संपत्ति सौंप दी, अपने हिसाब से इस सी को दे दे भाई। इसका मतलब जिस देश के अंतर्गत सारी पावर केंद्र को सौंप दी जाती है और केंद्र अपने हिसाब से राज्य को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका मतलब वहां पर क्या है, एकात्मक व्यवस्था है, यूनिटरी सिस्टम। सुपर पावर कौन होगा, यहाँ पर नियमों को लेकर केंद्र रहेगा। अब एग्जाम्पल बेस पे अगर हम लोग बात कर लेंगे, यहाँ पर इसी कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ जाते तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है देखिएगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन के दो बेटे हैं ए, और दो बेटे कौन कौन से बोलेंगे सर, बी और सी देखिएगा। इस ए कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बी को भी और सी को भी, यानी दो बेटे का मतलब यह है कि यहाँ पर ये केंद्र है और ये राज्य है देखिएगा। ये केंद्र है और ये राज्य है। जब इन दोनों को अपनी जो शक्तियां हैं, पावर हैं देखिएगा, वो स्पष्ट करके बांट दी गई। स्पष्ट मतलब क्लेरिफाई कर दी गई कि तुम ये वाले काम करोगे, तुम ये वाले काम करोगे। ये क्या है, फेडरलिज्म सिस्टम है। एग्जाम्पल समझो कि भाई केंद्र सूची के विषय केंद्र काम करेगा, राज्य राज्य सूची के विषय राज्य काम करेगा। तो आपके दिमाग में पैरामीटर समझ रहे होंगे कि हमारे पास अगर हम वर्ड देखें तो हमारे पास सरकारें दो प्रकार की होती हैं, एक केंद्र संघात्मक व्यवस्था सरकार और एक एकात्मक सरकार होती है। ये क्या है, सिस्टम है देखिएगा। अब इंडिया ने, कंट्री ने क्या करा, इंडिया ने इसको भी एक्सेप्ट करा है। जैसे हमारे पास जुडिशरी है, इंटरलिंक है, एकात्मक व्यवस्था का एग्जाम्पल है। इधर बोलेंगे तो सर ये संघात्मक सरकार है, दोनों का चयन कर लिया गया। यानी हमने क्या किया, संघात्मक व्यवस्था भी एक्सेप्ट करी है और ये व्यवस्था भी हमने क्या करी, एक्सेप्ट करी है। पॉइंट ये बन जाता है कि हमने संघीय सरकार की स्थापना क्यों करी, क्या बचे दिखेगा। तो अगर हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में देखिएगा, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग देखेंगे, संघीय व्यवस्था या संघीय सरकार की स्थापना क्यों करी, वाई, रीजन क्या है इसके भाई बताओ। मेंस में पूछेगा तो आप एक दो तीन चार पॉइंट बता सकते हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना क्यों करी। फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना क्यों करी, अगर मैं एक संघ वर्ड से निकाल दूं देखिएगा, संघ, यूनियन देखिएगा, इस वर्ड को अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो दो रूपों में निर्मित होता है, दो रूपों में निर्मित होता है देखिएगा। ठीक है, दो रूपों में निर्मित होता है देखिएगा। और ये किस वर्ड से बना हुआ है, बोलेंगे यूनियन जो है लैटिन वर्ड से बना हुआ है देखिएगा, लैटिन वर्ड से यहां से निकला हुआ है देखिएगा। और ये लैटिन वर्ड जो है वो फिडोस से मिलके बना हुआ, क्या बोलेंगे इसको,
पियरडॉस देखिएगा, और इसका अर्थ ही होता है संधि एवं समझौता देखिएगा, संधि एवं समझौता। इतना डीप में लेके चलूंगा कि आप कहेंगे सर वाकई में मजा आ रहा है। तो सबसे पहले इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अपनाया गया फेडरलिज्म? पहला, देश का वृहद आकार होना, ब्रॉड लेवल पर देश का आकार बड़ा है, एरिया बड़ा है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? देश का आकार, अब ब्रॉड लेवल ऑफ इंडिया देखिएगा। दूसरा, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो सामाजिक अलग है, सांस्कृतिक अलग है, धार्मिक अलग है ना, आर्थिक अलग है। तो जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है देखिएगा, उस विविधता के कारण भी हमने क्या किया, इसको एक्सेप्ट करा डाइवर्सिटी रीजन से। अब इसमें सामाजिक विविधता खतरनाक है देखिएगा, आर्थिक विविधता भी इसमें आ जाएगी, इकोनॉमिकल भी, पॉलिटिकल भी, ज्योग्राफिकल भी अलग अलग निकल के आ जाएंगी। और दूसरा पॉइंट, जैसे ही देश आज़ाद होता है तो उस समय आज़ाद होने से पहले हमारे पास जो इंडिया था वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूट था अलग अलग नरेशों के रूप में देखिएगा। अब एक आदमी को नरेश कैसे बनाया जाए, इसका एक ही रास्ता है कि हम छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर दें इंडिया को, और वहां पर उनका चयन करना स्टार्टिंग कर लें, और यही किया हमने, राज्यों की स्थापना करी। तो यहां पर कह सकते हैं कि आजादी के समय देश का विभाजन अनेक रूप में था देखिएगा। तो देश प्रेजेंट था उस समय अलग रूप में था। तो इंडिया फेडरलिज्म कंट्री क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है देश का वृहद आकार होना, देश में डाइवर्सिटी होना, देश में डिवीजन होना देखिएगा, एंड किस आधार पर, संघ के रूप में देखिएगा। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, क्योंकि सैनिक कमजोर वाले या आर्थिक रूप से जो कमजोर पिछले राज्य हैं, वो एक बड़े मजबूत संघ का निर्माण करेंगे देखिएगा, उसे यूएसए कह सकते हैं। लेकिन इंडिया ने क्या करा, इंडिया में हम इक्वलिटी को लेकर बैठे हुए हैं। इक्वलिटी का मतलब एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि सर, हम कोई गरीब राज्य है उसको भी साथ लेके चलेंगे, कोई अमीर राज्य है उसको भी साथ लेके चलेंगे, कोई गरीब वर्ग है उसको भी साथ लेके चलेंगे, कोई अमीर वर्ग है उसको भी साथ लेके चलेंगे। मतलब हम यहाँ पर इक्वलिटी के सापेक्ष में कार्य करना स्टार्टिंग करेंगे। तो हमें फेडरलिज्म जो वर्ड अपनाया गया वो संधि के लिए अपनाया गया है, जैसे हमने इसमें विशेष राज्यों की स्थापना कर डाली, है ना। तो अब आपके सामने दो पॉइंट निकल के आ रहे होंगे कि हमारे पास जो सरकारें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक फेडरलिज्म, एक यूनिटरी। आओ इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं, जिससे यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, विशेषताएं, फीचर। अगर हम यहां देखें एकात्मक व्यवस्था के बारे में, चलो एकात्मक व्यवस्था, ये एकात्मक सरकार, और ये क्या है, संघीय सरकार, फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट देखिएगा, संघीय सरकार। अगर हम यहां से बात करेंगे एग्जाम्पल बेस पे, सबसे पहला यह है कि जब एकात्मक सरकार होगी तो सशक्त कौन होगा, एम्पावर कौन होगा, सारी शक्ति किसके पास में होंगे, बोलेंगे केंद्र के। तो यहां सबसे सशक्त कौन होगा, बोलेंगे सशक्त केंद्र होगा देखिएगा, एम्पावर सेंटर देखिएगा। यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर एग्जाम्पल बेस पे सशक्त केंद्र यानी एम्पावर सेंटर, बोलो यस और नो। इधर क्या होगा, यहां द्वैध शासन होगा, यानी कुछ शक्ति केंद्र के पास होंगी, कुछ राज्यों के पास होंगी। तो एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा। शक्तियों का बंटवारा होगा। अगर हम यहां से अगला पॉइंट अगर बात करेंगे, दूसरे पॉइंट की तरफ देखिएगा, संविधान कैसा होगा, जब सारी शक्ति केंद्र के पास है, संविधान क्या होगा, एकल होगा या द्विकल संविधान होगा, एकल सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा देखिएगा। तो संविधान क्या होगा, बोलेंगे एकल सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा देखिएगा, एकल संविधान होगा। इधर क्या होगा, डबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राज्य के पास अलग ताकत, केंद्र का अलग पावर देखिएगा। तो राज्यों को केंद्र से हटाकर संविधान बनाने का अधिकार हो सकता है देखिएगा, बोलो। अगर यहां पर जाएंगे, एकात्मक सरकार अगर हमारी यहां होगी देखिएगा, अगर एकात्मक सरकार होगी तो संविधान कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा। क्यों, सरकारें चेंज होंगी, शक्ति इसको दूसरे को मिल जाएंगी, तो यहाँ क्या होगा, संविधान लचीला होगा देखिएगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं, संविधान क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा देखिएगा, लचीला होगा, लचीलापन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहां पर, नागरिकता कैसी होगी, भाई संविधान एक ही आदमी को मिला है तो क्या होगा, एकल नागरिकता होगी देखिएगा, सिंगल सिटीजनशिप होगी। यहां पर
और अगर देखेंगे तो यहाँ पर जुडिशरी कैसी होगी, बोलेंगे जुडिशरी यहाँ पर एकीकृत इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगी। तो जुडिशरी क्या होगी, एकीकृत होगी, देखिएगा एकीकृत जुडिशरी न्यायपालिका होगी, यानी आपस में कनेक्ट होगी, जैसे आज भी इंडिया में है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब आपस में क्या कनेक्ट है, देखिएगा। उसके अलावा जो हमारे पास अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, जैसे आज भी हैं। तो क्या होगा, अखिल भारतीय सेवाएं, आज भी हमारे पास इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ये सब सारी सर्विसेज हमारे पास क्या कनेक्ट हैं। आईएएस का चयन केंद्र सरकार करती है और राज्य को सौंप दे, लो बेटा इनसे काम करा लीजिएगा। लेकिन जब हम इसमें जाते हैं देखिएगा फेडरलिज्म में, तो यहाँ पर क्या होता है इसको बारे में भी देख लीजिएगा। फेडरलिज्म में जाएंगे तो क्या होगा, द्वैध शासन होगा, यानी कह सकते हैं केंद्र अलग सरकार चलाएगा और राज्य अलग सरकार चलाएगा, ऐसा होता है संघीय सरकार में। दूसरा, संविधान कैसा होगा, लिखित होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा लिखित संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और अगर देखेंगे तो क्या होगा, शक्तियों का डिवीजन कर रखा होगा हम लोगों ने, तो यानी बंटवारा हम लोग यहाँ पर इसे भी बांट सकते हैं कि 3 सूचियों में, केंद्र में बांट रखा हम लोगों ने, राज्यों में बांट रखा है देखिएगा राज्य सूची में, और तीसरा क्या है, कंकरंट यानी समवर्ती सूची में हम लोगों ने क्या कर रखा है, बांट रखा। और कंकरंट से प्रश्न भी इस बार देखने को मिला था, देख लीजिएगा। और क्या होगा, संविधान क्या होगा, यहाँ पर सर्वोच्च होगा, संविधान क्या होगा, सर्वोच्च होगा। वहां पर संविधान सर्वोच्च नहीं हो सकता क्योंकि वो एक प्रकार से एक व्यक्ति को शासन मिल रहा है। और क्या होगा इसमें, संविधान कैसा होगा, कठोर संविधान होगा, कठोर संविधान होगा भाई, लिखित होगा तो कठोर होगा ही दिखेगा। साथ में न्यायपालिका कैसी होगी, बोलेंगे सर स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, लिबर इंडिपेंडेंट न्यायपालिका होगी, देखिएगा। इसके अलावा अगर और भी हम लोग देखेंगे तो सदन कैसे होंगे, द्विसदन होंगे, देखिएगा, जैसे कि लोकसभा है और राज्यसभा है, देखिएगा। ऐसे ही नीचे विधानसभा है, विधान परिषद है, देखिएगा। तो आपके दिमाग में कई सारे पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं कि जो एकात्मक सरकार है, यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो होगी होगी, देखिएगा। द्विसदन यहाँ पर होंगे ही होंगे, यहाँ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, देखिएगा। यहाँ सरकारें राष्ट्र राज्य की होंगी होंगी, यहाँ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, देखिएगा। अगर हम बोलेंगे यहाँ लिखित संविधान होगा ही होगा, लेकिन यहाँ हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जैसे अगर आप बात करेंगे फ्रांस का संविधान कैसा है, लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लिखित है। तो ब्रिटेन में भी फ्रांस में भी एकात्मक व्यवस्था है, लेकिन फ्रांस का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान क्या है, लिखित है। अब एक बात सोचो, इंडिया क्या कहना चाहता है, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे अगर हम ये देखेंगे, इंडिया कहता है कि केंद्र यहाँ पर एकल संविधान, बिल्कुल सही बात है, इंडिया ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। फ्लेक्सिबल है, कठोर भी है, देखिए ये भी एक्सेप्ट कर लिया। एकल नागरिकता है, ये भी एक्सेप्ट कर लिया। एक इंटीग्रेटेड न्यायपालिका, ये भी एक्सेप्ट कर लिया। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी एक्सेप्ट कर लिया। सदन यहाँ पर एक प्रकार से दोनों हैं, दोनों एक्सेप्ट कर लिए गए। अखिल भारतीय है, ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया। लिखित संविधान है, लिखित संविधान एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब शक्ति को बंटवारा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया। संविधान सर्वोच्च, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब भारत का संविधान कैसा है, एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। तो आई थिंक यू कैन से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनिटरी सिस्टम और फेडरलिज्म सिस्टम को दोनों को लेके बैठा हुआ है। ये दोनों ही चीजें आपके सामने यहाँ पर निकलती चली जाएंगी। इसलिए केस संतानम कहते हैं कि वित्तीय मामलों में केंद्र यहाँ पर प्रभुत्व रखेगा, इसलिए एकात्मक होना जरूरी है। अगर वित्त मामलों में राज्य कम ज्यादा रखेंगे तो राज्य अलग होना स्टार्टिंग कर देंगे। इसीलिए केंद्र कहाँ कहाँ एम्पावर है, इसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया, तय कर लिया। क्योंकि 100% में से लगभग 50% से ऊपर पैसा आप केंद्र राज्य को नहीं बांट सकता है केंद्र। इसलिए केंद्र क्या होगा, वित्तीय मामले में सर्वोच्च होगा। केंद्र सुरक्षा के मामले में सर्वोच्च होगा। केंद्र एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संधि करने में सर्वोच्च होगा। केंद्र राष्ट्र के मामलों में निर्णय लेने में सर्वोच्च होगा। केंद्र अन्य गतिविधियों को चेंज करने में सर्वोच्च होगा। इसका मतलब राज्यों का विकास की जो नियंत्रण की बाधा है, नियंत्रण की जो डेट है या जो रस्सी है, वो केंद्र के हाथ में होनी चाहिए। अगर केंद्र के हाथ में नहीं होगी तो केंद्र अलग होना स्टार्टिंग कर जाएंगे। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि इंडिया में भाई क्या व्यवस्था है इंडिया में कैसी व्यवस्था है, तो आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे, देखिएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर भी इसके बारे में कहते हैं कि संविधान उतना ही संघीय है जितना एकात्मक है, देखिएगा। ये किसने कहा, कभी अगर ऐसे पूछेगा तो बता दीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि संविधान उतना ही संघीय है, उतना ही फेडरलिज्म है जितना यूनिटरी सिस्टम बैठा हुआ, देखिएगा। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों पे कहीं ना कहीं एकीकृत हो जाए, देखिएगा। यानी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है ताकतें संविधान ने, यहाँ पर संघ एवं राज्य दोनों ही संविधान के द्वारा बनाए गए हैं, देखिएगा।
सरकारों ने केंद्र राज्य को नहीं बनाया है, संविधान ने केंद्र राज्य को बनाया है। दोनों की शक्तियां संविधान में क्या है, स्पष्ट दे रखी हैं। इसलिए केंद्र राज्य को अत्याचार नहीं कर सकता है और राज्य केंद्र के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। इसीलिए आपने देखो ममता बनर्जी अलग खेलती रहती, क्यों? उसके पास आय के स्रोत हैं, उसके पास इकोनॉमी के अलावा पॉलिटिकल रिसोर्स भी है, नियम कानून भी है। इसलिए अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री ये चाहे कि भाई किसी पीएम को नहीं आने दूंगा अपने राज्य में, बोल देगा लो एंड ऑर्डर ऑर्डर का मेंटेन है, वो नहीं आएगा कोई भी। तो इंडिया में अम्बेडकर साहब यही कहते हैं कि जितना भारत का संविधान संघीय है, फेडरलिज्म है, इतना ही क्या है यूनिटरी सिस्टम लेके बैठा हुआ है। और के संथान हम इसलिए कहते हैं कि भारत का संविधान एकात्मक ज्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर केंद्र के हाथ में ताकत रहेगी। इसलिए केंद्र मजबूत होने से क्या होता है, राष्ट्र मजबूत होता है। तो हम इस पैटर्न पे इसको फॉलो करेंगे। यानी ये आपकी अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई संघात्मक किसे कहते हैं, एकात्मक किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, संविधानवाद किसे कहते हैं, पॉलिटी किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, या संस्थाएं कौन सी होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं, संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं, है ना, लीगल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं, स्टेटरी बॉडी किसे कहते हैं, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर यहाँ पर तोड़ते हुए चले जा रहे हो। कुछ पॉइंट निकल के आ रहा है, नहीं बताएं कमेंट करके। ये सुनो, अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, देख लीजिएगा। तो हमने क्या किया, हमने संविधान को एक्सेप्ट करा और संविधान बाद उसमें फॉलो करा। हमने संविधान को फॉलो किया, पॉलिटी उसमें फॉलो करी। हमने फेडरलिज्म सिस्टम को अपनाया, उसमें यूनिटी सिस्टम हम लोगों ने फॉलो करा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं, है ना, राइट। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, देखिएगा, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देखिएगा। पहला, यानी संविधानवाद की क्या विशेषता, आप बताना, देखिएगा संविधानवाद की क्या विशेषता है। विशेषताएं, पहला ए, ऑप्शन बताना, देखिए देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। आज ए बी सी और डी ऑप्शन है। पहला बोलेंगे यहाँ पर संविधानवाद की मुख्य विशेषता क्या है। अब एक वर्ड और डाल देना, रखिएगा कि संविधानवाद की सबसे मुख्य विशेषता क्या है। सबसे मुख्य विशेषता क्या है, मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिएगा। अब इस प्रश्न का आंसर सबसे नहीं बता पाए, हम लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं, देखिएगा। सबसे पहला यहाँ पर तानाशाही, डिक्टेटरशिप, देखिएगा, तानाशाही सरकार, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, देखिएगा। दूसरा है इसमें बोलेंगे लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और तीसरा है उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, देखिएगा। और चौथा अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, देखिएगा, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो आई थिंक ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, देखिएगा। तो मुझे लगता है कि सबका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल हंसते हंसते खेलते खेलते। देखो, एक वर्ड डाल दिया इसमें, सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, यानी लिमिटेड गवर्नमेंट, देखिएगा, राइट।
तो आया कुछ दिमाग में कि किस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछता है, मैं आपके सामने ये भी हम लोग डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं, देखिएगा। आ रहा है, कुछ पॉइंट निकल के आ रहा है दिमाग में। तो इस तरह से कंसेप्ट को रेडी करने करते हुए चलेंगे। और कल से हमारी कहानी फिर मतलब अब मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास ही रहा करेगी। तो क्लियर? तो कितने लोगों को आज की क्लास में मजा आया, एक बार कमेंट